संख्या बढ़ानी है उसके लिए आप टॉपर हो गया, सेकंड टॉपर हो गया, थर्ड टॉपर हो गया, उसका आप अपना दावा करके और अपने साथ जोड़ लेंगे कि ये हमारा बच्चा है। इसके लिए इसका मकसद ये है कि हम बच्चों को ये बताएंगे कि हमारे यहाँ से टॉपर निकलते हैं, हमारे यहाँ इतना रिजल्ट हो गया, 6,000 बच्चे हमारे यहाँ से निकल गए, तो हम बच्चों को अपने साथ जोड़ेंगे। तो एक व्यवसाय बन गया है। इस व्यवसाय के तहत तमाम उपाय किए जाते हैं, जैसे कोई बिजनेस बढ़ाने का उपाय करता है। एक तो ये उपाय है। दूसरा उपाय क्या है, ये अपने को बढ़ा करके बताने का। एक यूट्यूब एक प्लेटफॉर्म है, यूट्यूब पर आप जा करके और अपने जो कुछ इस तरह की बातें कहते हैं जिससे कई बार कंट्रोवर्सी होती है, कई बार ऐसा होता है कि लोगों को मजा आता है, तो कुछ लोगों को जोड़ने के आप उपाय करते हैं। ये भी एक आज का तरीका है लोगों को जोड़ करके ले आने का। वहां शिक्षा का क्या मतलब है ये बाद में पता चलता है। पहले तो ये है कि बड़े पॉपुलर है, इनको फेसबुक पर इतने लोगों का फॉलोइंग है, इतने लोगों की फॉलोइंग है। बच्चे और बच्चे के अभिभावक आजकल इस बात से भी प्रभावित हो जा रहे हैं कि फला गुरुजी जो है उनके इतने फॉलोअर है सोशल मीडिया में, या उनकी पोस्ट आती है उस पर इतना लाइक्स आता है, तो उसकी वजह से जुड़ गया। अच्छा, फी कम रखी हुई है लोगों ने ऑनलाइन कोर्सेज के, तो एक तो इमीडिएटली क्या कारण हुआ कि जो जिसको आजकल आप देख रहे हैं कि जर्नलिस्ट वर्सेज यूट्यूब कोचिंग वालों का भी एक विवाद चल रहा है, उसमें हम लोग को नहीं जाना है। लेकिन कोचिंग माफिया जो है, वो कोचिंग माफिया कौन था? एक्चुअल कोचिंग माफिया कौन था? जिन लोगों ने कोचिंग शुरू किया और 1.5 लाख 2 लाख 4 लाख फीस लेते थे लोग बच्चों से। अभी भी ऐसे कोचिंग चल रहे हैं, नाम लेने की जरूरत नहीं, ऐसे भी कोचिंग चल रहे हैं। तमाम कोटा में ऐसे कोचिंग चल रहे हैं, दिल्ली में कोचिंग चल रही है ऐसी, जिनकी फी जो है लाखों रुपए में है। ये भी चलते हैं लोग, यूपीएससी की भी तैयारी कराते हैं, मेडिकल की तैयारी कराते हैं, इंजीनियरिंग की तैयारी कराते हैं। और उसके बरक्स अब एक नई पौध आई जो ऑनलाइन पढ़ाने वाली या बल्क में ज्ञान सप्लाई करने वाली। बल्क में हम ज्ञान सप्लाई करेंगे, तो वो बल्क में ज्ञान सप्लाई करने वाले जो लोग आए, हम लोग जब पढ़ते थे ज्ञानेश्वर जी तो शिक्षक घर आते थे पढ़ाने। एक दौर था क्योंकि कम लोग पढ़ने वाले थे, शिक्षक के घर जाते थे लोग। वही कम नहीं, जब कम थे लोग तो शिक्षक घर आकर के पढ़ा जाते थे, 2 आदमी 4 आदमी जिसके यहाँ पढ़ाई की बात होती थी। फिर थोड़ा शिक्षक की जब क्वालिटी की चर्चा होने लगी, उनके यहाँ लोग बढ़ने लगे, तो बच्चे शिक्षक के घर जाने लगे। तो गिनती होती थी कि अमुक शिक्षक के यहाँ इतनी साइकिलें लगती हैं रोज सुबह उनके घर के सामने, तो इतनी साइकिलें लगती हैं, इससे पता चलता था कि वो बड़े पॉपुलर टीचर है, तो लोग उनके यहाँ जाते थे पढ़ने। फिर उसके बाद कोचिंग खुलने लगे, तो कोचिंग में भी 25, 50, 100 बच्चे इस तरह से पढ़ाई होती थी। अब उसका विस्तार होते होते इतना हो गया कि एक क्लास में ज्ञानेश्वर जी 1,000 बच्चे बैठते हैं एक क्लास में। बताइए क्या पढ़ाया जाता होगा? वही क्या पढ़ाएंगे आप 1,000 बच्चे को? आप तो भाषण देंगे, उसको पढ़ाना क्या हुआ? बिल्कुल भाषण देंगे, आप उसको भाषण देंगे, वो कुछ नोट करेगा। नोट करने की भी जरूरत नहीं है, क्योंकि आप जो भाषण दे रहे हैं वो आपके पास एक तैयार सामग्री है जो आप उसको दे देते हैं। फिर वो उस तैयार सामग्री को रट लेता है, उस रट्टा मार करके आप जाकर के वो परीक्षा दे देता है। उसमें कुछ लोग पास कर जाते हैं, कुछ लोग नहीं पास करते हैं। पास करने वाला अपने स्कूल कॉलेज में भी ठीक से पढ़ाई करता होगा, घर पे भी पढ़ाई करता होगा, और वो पास कर जाता है। मैक्सिमम ज्ञानेश्वर जी नॉन सीरियस कैंडिडेट होते हैं जो एक भेड़ चाल में जाकर के पढ़ने पहुंचते हैं। अब ये बहुत इस पर हो सकता है कि लोग आलोचना भी करें, लेकिन आप सोचिए 9 लाख बच्चे यूपीएससी की परीक्षा में एडमिट होते हैं, प्रीलिम्स में ज्ञानेश्वर जी 9 लाख बच्चे, और 9 लाख में से मेंस देने के लिए कितना आदमी चुना जाता है? 10,000 15,000 जी। तो अब सोचिए 9 लाख बच्चों में से 8,90,000 या 8,80,000 बच्चे तो किस बात के में, वो तो ऐसे ही शामिल हो गए थे ना कि यूपीएससी का फॉर्म भरना है, हमको उसमें करना है। सीरियस बच्चे उसमें से निकलते हैं, वहीं 10,000 15,000 20,000 मान लीजिए, और वो बच्चे फिर इंटरव्यू देने सीरियस तैयारी भी कर रहे होंगे, 50,000 की संख्या में होंगे, 1 लाख वही होगी, जो फिर उसी में से कुछ लोग स्टेट सर्विसेज में चुने जाते हैं। मान लीजिए कि 10,000 20,000 बच्चों ने यूपीएससी का मेंस लिखा और 3,000 इंटरव्यू के लिए बुलाए गए। उस 3,000 में से 1,000 आदमी को सिलेक्ट किया गया, 900 आदमी को सिलेक्ट किया गया। 1 पर 3 हमको लगता है इंटरव्यू के लिए भी बुलाते हैं, और 1 पर 3 हमको लगता है मेंस के लिए भी आते हैं बच्चे। अगर मान लीजिए कि 900 की सीट खाली है तो 2,700 3,000 इंटरव्यू देंगे, और उस 3,000 का 3 गुना 10,000 12,000 मेंस के लिए लिखने के लिए बुलाए जाएंगे, या हो सकता है उससे थोड़ा ज्यादा बुलाए जाए। और उन्हीं में 10-20,000 बच्चे जो सीरियस बच्चे जो यहाँ सेलेक्ट होते हैं मेंस के, उसी में से कुछ बच्चे स्टेट सर्विसेज में भी सेलेक्ट होते रहते हैं। तो सीरियस बच्चे कम ही होते हैं। आपको क्या लगता है कि 23 लाख बच्चों ने नीट दिया तो उसमें कितना सीरियस बच्चा होगा? बिल्कुल। तो सीरियस बच्चों की कम है संख्या। तो अपने यहाँ कोई शिक्षा की ऐसी व्यवस्था नहीं बनी है ज्ञानेश्वर जी कि आप चुन करके, जैसे अमेरिका में है या ब्रिटेन में है, यूरोप में है, कि आप 10वीं के बाद ही 8वीं 10वीं के बाद ही तय हो जाता है कि ये इनकी अभिरुचि पढ़ाई में है, ये साइंस पढ़ेंगे, ये ह्यूमैनिटीज पढ़ेंगे, इनकी रुचि दूसरे काम में है, किसी वोकेशनल कोर्स में जाएंगे, ये उसी समय तय हो जाता है। और फिर उस हिसाब से आदमी रास्ता चुनता है अपना, भीड़ नहीं बनाई जाती है। हम इसलिए ये बात कह रहे हैं कि भीड़ बनाने का क्या नुकसान है। अभी कल कहा है सुप्रीम कोर्ट ने, कल ही कहा है शायद या परसों कहा सुप्रीम कोर्ट ने
क्योंकि एक व्यक्ति की बहाली हो गई थी ऐसे पद पर, उन्होंने एमए पास किया हुआ था और 8वीं क्लास के लिए योग्यता थी, तो उनकी नौकरी खारिज कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुछ नौकरी तो कम पढ़ाई करने वालों के लिए ही है। तो आप क्या करेंगे, आपने आपने डिग्री जुटा ली, डिग्री ले ली और आपको परीक्षा देनी है वहां जहां 8वीं क्लास तक की पढ़ाई की योग्यता निर्धारित की गई। तो ये इसलिए भी जरूरी है कि आप कोई बिना मतलब का, आप समझ लेना चाहिए लोगों को कि आपकी डिग्री का कोई मतलब नहीं है, आपने जो डिग्री ली है उसका कोई मतलब नहीं है। अगर आप उस डिग्री के अनुरूप योग्यता नहीं रखते हैं और उस योग्यता के अनुरूप नौकरी के योग्य आप नहीं है, तो उस डिग्री का आपके लिए कोई मतलब नहीं। बिल्कुल। तो ये पढ़ाई का पूरा, हम इसलिए ये भूमिका हमारी है कि पढ़ाई की पूरी व्यवस्था जो आज हो गई है उसमें यह है कि हर व्यक्ति को एक भेड़चाल लगी हुई है कि हर व्यक्ति को पहले तो स्कूल, स्कूल से कॉलेज, कॉलेज से अपनी कोचिंग या स्कूल से ही कोचिंग, ये एक रास्ता सबने देख लिया है। और अब जो कोचिंग, पुराना कोचिंग का मॉडल था जिसमें बहुत ज्यादा फी लगती थी, उसके मुकाबले एक सस्ता मॉडल आ गया है। उस सस्ते मॉडल में गरीब आदमी भी अफोर्ड कर लेता है, जाकर के पढ़ाई करता है। उसमें जो गरीब, वॉल्यूम का खेल हो गया है, वॉल्यूम का खेल हो गया है। और बच्चे, गरीब बच्चों में भी जो योग्य बच्चे हैं, जो हम लोगों ने सुपर 30 फिल्म देखी है और किस बैकग्राउंड से निकल के आए थे अनंत कुमार, और उन्होंने किस तरह से पढ़ाई की और उसके बाद कोचिंग का क्या झगड़ा था उस समय, उस फिल्म को याद करिए। कितने वर्षों पहले की बात है। उसमें भी यही दिखा रहा है कि आप दूसरे कोचिंग से टीचर तोड़ रहे हैं, दूसरे कोचिंग पर हमले करवा रहे हैं, दूसरे कोचिंग के अच्छे शिक्षक के ऊपर हमला करवा रहे हैं। तो ये तो इसका मतलब कि ये चलन जो धीरे धीरे पहले चलता था, कम चलता था, कम लेवल पर चलता था, वो व्यापक हो गया। जितनी व्यापकता कोचिंग की हुई है उतनी ही व्यापकता कोचिंग से जुड़े माल प्रैक्टिसेस की भी हो गई है। बच्चा जुटाने के लिए आप कुछ भी करिए, बच्चों को के रिजल्ट के लिए आप कुछ भी करिए, रिजल्ट के लिए कुछ भी करिए, ज्ञानेश्वर जी, ये सबसे बड़ी बात हो गई। जो तमाम कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नाम कैसे आते हैं क्वेश्चन पेपर लीक करने में? क्वेश्चन पेपर लीक करने में कोचिंग इंस्टीट्यूट्स के नाम इसलिए आते हैं क्योंकि उन लोगों ने दुकान बना रखी है। और दुकान में ग्राहक कैसे आएगा? तो हम उसको, एक तरीका ये भी, हम अच्छा पढ़ाएंगे, ये एक तरीका हो सकता है, लेकिन एक तरीका ये भी है कि हम उसको क्वेश्चन लीक करवा देंगे।